नमस्ते दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे रक्त शर्करा को अनुशंसित सीमा के भीतर बनाए रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि अल्पकाल में यह हमें हाइपोग्लाइसीमिया और डीके जैसी तात्कालिक जटिलताओं से बचने में मदद करता है, यह भविष्य में विभिन्न शरीर के अंग प्रणालियों के नुकसान से भी बचाता है। आज की प्रस्तुति में हम टाइप 1 डायबिटीज से संबंधित विभिन्न दीर्घकालिक जटिलताओं और उन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा करेंगे। हमारे शरीर की सभी प्रणालियां एक निश्चित आंतरिक शारीरिक संरचना के भीतर इष्टतम रूप से काम करने के लिए डिजाइन की गई है, जबकि रक्त शर्करा का लगातार बढ़ा हुआ स्तर या व्यापक उतार चढ़ाव अधिकांश शरीर प्रणालियों के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ अंग जैसे कि गुर्दे, आंखें, नसें और रक्त वाहिकाएं विशेष रूप से अन्य की तुलना में अधिक क्षति के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि टाइप 1 का नियंत्रण ठीक से नहीं किया जाता है तो इन अंगों में क्षति की शुरुआत स्थिति के शुरू होने के कुछ वर्षों बाद ही हो सकती है, और यदि अगले कुछ वर्षों में इष्टतम नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो यह नैदानिक रोग में प्रगति कर सकती है। वास्तव में यदि विकार के दौरान बाद में अच्छा नियंत्रण बनाए रखा जाता है तो कुछ स्थापित क्षतियां भी सामान्य की ओर पुनः प्राप्त होने की उम्मीद होती हैं। इसलिए हर उम्र और मधुमेह की अवधि में अच्छे नियंत्रण की ओर सच्चे प्रयास करना महत्वपूर्ण है, ताकि एक आदर्श जीवन काल के साथ साथ हम जीवन को पूरी तरह से जी सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज के कौन बनेगा टाइप 1 जीनियस में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। नमस्ते और स्वागत है आज के एपिसोड में कौन बनेगा टाइप 1 जीनियस सर। तो आज के क्विज का विषय है टाइप 1 डायबिटीज से जुड़ी दीर्घकालिक जटिलताएं। आज की हमारी प्रतियोगी है 30 वर्षीय मीरा। वह निश्चित रूप से हमारे सवालों का जवाब देने के लिए योग्य है, क्योंकि वह पिछले 25 वर्षों से टाइप 1 के साथ जी रही हैं। तो स्वागत है मीरा। पहले सवाल में आपको उस अंग की पहचान करनी है जो टाइप 1 के साथ जी रहे किसी भी व्यक्ति में दीर्घकालिक क्षति के लिए सबसे संवेदनशील होता है। विकल्प है जिगर, हृदय, मस्तिष्क या गुर्दा। सर, यह गुर्दे होना चाहिए। कुछ अन्य संवेदनशील अंग आंखें, नसें और रक्तवाहिकाएं हैं। सही उत्तर। यहां अगला प्रश्न आता है। एक 9 वर्षीय बच्चे में जिसे हाल ही में टाइप 1 डायबिटीज का निदान हुआ है, हमें दीर्घकालिक जटिलताओं के लिए स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए? तुरंत, 11 वर्ष की आयु में, 19 वर्ष की आयु में, या कुछ समस्याओं के प्रकट होने का इंतजार करें? अगर हम समस्याओं के प्रकट होने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। सही उत्तर 11 वर्ष की आयु में होना चाहिए। वास्तव में इसे यौवनारंभ पर या 11 वर्ष की आयु से शुरू किया जाना चाहिए, जो भी पहले हो, 2 से 5 वर्षों की मधुमेह अवधि के साथ। बिल्कुल सही। तो अब जब आपने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है, अगले प्रश्न में आपको बताना है कि इसे कितनी बार दोहराना चाहिए। विकल्प हैं साल में 2 बार, साल में 1 बार, हर 2 साल में 1 बार, या यह विभिन्न मापदंडों के लिए परिवर्तनीय है। खैर, ये विभिन्न मापदंडों के लिए भिन्न होता है। सामान्य परिणामों के साथ गुर्दे और नसों की जांच साल में 1 बार की जानी चाहिए। आंखों और रक्त वाहिकाओं के लिए यह हर 2 से 3 साल में किया जाना चाहिए। आपका उत्तर सही है। अगले प्रश्न में उन समस्याओं की पहचान करें जो टाइप 1 के दीर्घकालिक जटिलताओं के कारण व्यक्ति को हो सकती हैं। अंधापन, हाथों में दर्द और संवेदना की कमी, लकवा, गुर्दे की विफलता, या सभी विकल्प सही हैं? सर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सभी विकल्प सही हैं। हाँ मीरा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन खतरनाक जोखिमों के बावजूद अक्सर लोग मधुमेह नियंत्रण के प्रति लापरवाह रहना चुनते हैं। हालांकि आपका उत्तर सही है और हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। टाइप 1 में अच्छे मधुमेह नियंत्रण के साथ दीर्घकालिक रूप से परिवारों के लिए क्या क्या लाभ अपेक्षित हैं? विकल्प हैं लंबा जीवन, जीवन की बेहतर गुणवत्ता, उपचार पर कम खर्च, या ये सभी सही हैं? हाँ, ये सभी सही हैं। शुरुआत से ही अच्छा नियंत्रण होना महत्वपूर्ण है। फिर से सही जवाब। तो मीरा, क्या आप नियमित रूप से अपनी जटिलता की जांच करवाती हैं? जी हाँ सर, मैं करता हूँ। हालांकि मेरे टाइप 1 यात्रा के शुरुआती कुछ वर्षों के दौरान मेरा परिवार इसकी आवश्यकता से अवगत नहीं था, क्योंकि हम प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवर से परामर्श नहीं कर रहे थे। हमने स्क्रीनिंग तब शुरू की जब मैं 17 वर्ष का हुआ। दुर्भाग्यवश यह पता चला कि मेरी किडनी प्रभावित हो रही है, लेकिन बाद में नियमित अच्छे नियंत्रण के साथ वह नुकसान ठीक हो गया और अब मेरे सभी अंग ठीक से काम कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि आपकी प्रेरणा से कई परिवार अच्छे नियंत्रण और जटिलता की जांच के प्रति गंभीर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुर्दे की क्षति की जांच के लिए किए गए मूत्र एल्बुमिन परीक्षण के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूरे दिन के संग्रह के बजाय इसे एक बार के पिछले मूत्र नमूने पर किया जा सकता है। सुबह का पहला मूत्र पसंद किया जाता है। इसे मासिक धर्म के दौरान टाला जाना चाहिए, या यहां तक कि एक भी असामान्य रिपोर्ट किडनी की क्षति का संकेत देती है? सर, बाकी सब सही हैं। आखिरी विकल्प गलत है।
केवल तभी जब 3 से 6 महीनों में किए गए 3 में से कम 2 परीक्षण सकारात्मक आते हैं, तभी इसे बढ़ी हुई एल्ब्यूमिन उत्सर्जन माना जाता है। बिल्कुल, यह जानना सभी के लिए महत्वपूर्ण है ताकि केवल एक असामान्य परीक्षण रिपोर्ट देखकर अनावश्यक चिंता से बचा जा सके। यह अस्थायी हो सकता है और अगली रिपोर्ट सामान्य आ सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में आंखों की जांच के बारे में है। आपको गलत विकल्प की पहचान करनी है। जांच चश्मा बनाने जैसी ही होती है। इसे प्रशिक्षित नेत्र विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। इसे रेटिना की तस्वीर लेकर किया जा सकता है या इसमें मोतियाबिंद की जांच भी शामिल होनी चाहिए। खैर, यह प्रश्न आंखों की जांच के बारे में एक आम मिथक को कवर करता है। कई परिवार सोचते हैं कि अगर नए चश्मे बनाने की प्रक्रिया के दौरान आंखों की जांच की गई तो जटिलताओं की स्क्रीनिंग हो गई। हालांकि ये पूरी तरह से 2 अलग-अलग प्रकार की आंखों की जांच है, इसलिए पहला विकल्प गलत है। फिर से एक सही उत्तर। अगले प्रश्न में फिर से आपको गलत कथन की पहचान करनी है, लेकिन इस बार टाइप 1 से संबंधित नसों की क्षति के बारे में। विकल्प है उंगलियों में दर्द एक प्रारंभिक संकेत हो सकता है। उंगलियों में सुन्नता आमतौर पर एक देर से संकेत है। परीक्षण में महंगी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं या परीक्षण में कोई महंगी प्रक्रियाएं शामिल नहीं होती हैं। उत्तर अंतिम 2 विकल्पों में से होना चाहिए क्योंकि वे एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। हाँ, नसों की क्षति की जांच क्लिनिक में परामर्श कक्ष में ही की जाती है। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपने सही कहा। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साहित्य के अनुसार इनमें से कौन सा विकल्प टाइप 1 से संबंधित जटिलताओं के लिए अतिरिक्त जोखिम कारक नहीं है? उच्च रक्तचाप, नियमित आइसोटोनिक व्यायाम, मोटापा या परिवार में हृदय रोग? बिल्कुल, नियमित व्यायाम सुरक्षात्मक होते हैं। वे जटिलताओं के लिए जोखिम कारक क्यों होने चाहिए? आम खेलों में आमतौर पर आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक व्यायामों का मिश्रण होता है। यह गलत विकल्प है। बहुत सही। तो आज के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो आपको आज टाइप 1 जीनियस का खिताब दे सकता है। आपको टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रही व्यक्ति की गर्भावस्था के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करनी है। गर्भावस्था के दौरान गुर्दे के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ दवाओं का उपयोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आंखों की समस्याएं बढ़ सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान नियमित जटिलता की जांच जारी रहनी चाहिए। या जटिलता के जोखिम के कारण गर्भावस्था से बचना चाहिए। गर्भावस्था से बचना क्यों चाहिए? यदि नियंत्रण अच्छा है और उचित चिकित्सा देखरेख है तो टाइप 1 में गर्भावस्था और बच्चे को दूध पिलाना दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मेरा भी एक 3 साल का बेटा है और मैं उसकी मां बनकर बहुत खुश हूं। तो यह गलत विकल्प है। हाँ, ये एक गलत विकल्प है। आपका उत्तर सही है और निश्चित रूप से आप एक टाइप 1 जीनियस हैं। इसलिए अच्छे नियंत्रण को बनाए रखना और समय पर जटिलताओं की जांच करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर ये जटिलताएं विकसित होती हैं तो कुछ उपचार विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें पहले स्थान पर विकसित क्यों होने दें? आशा है कि आपको आज इस रचना से टाइप येंग से संबंधित जटिलताओं के बारे में कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो हम जल्द ही अपनी अगली प्रस्तुति के साथ मिलेंगे। तब तक अलविदा।